अगर आप इंश्योरेंस एजेंट बनने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरे साथ इस वीडियो को अंत तक देखिए और 2 से 3 बार दोहराइए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा दो लोगों के बीच में होता है। तो पहली हमारी पार्टी है इंश्योर्ड और दूसरी है इंश्योरर। इंश्योर्ड का मतलब होता है हमारा पॉलिसी होल्डर जो बीमा ले रहा है, और इंश्योरर का मतलब होता है वो इंश्योरेंस कंपनी जो बीमा दे रही है। इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होता है रिस्क ट्रांसफ़र का, रिस्क कवर का, या कहें कि अश्योरेंस का। ठीक है, तो अब जानते हैं कि रिस्क क्या होता है। जो हमारा पॉलिसी होल्डर है वो अपने घर का कमाने वाला व्यक्ति है। उसके ना रहने पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता कौन प्रोवाइड करेगा, इसके लिए उसके ऊपर रिस्क है। अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसके परिवार की देखभाल कौन करेगा। इसी रिस्क को इंश्योरेंस कंपनी कवर अप करती है एक पॉलिसी के माध्यम से, एक इंश्योरेंस पॉलिसी के माध्यम से, कि व्यक्ति के ना रहने पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता देने का काम इंश्योरेंस कंपनी करती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट रिस्क ट्रांसफर का है, या रिस्क कवर का है, या अश्योरेंस का है। अश्योरेंस का मतलब होता है विश्वास। व्यक्ति ये विश्वास कर रहा है कि मेरे ना रहने पर कंपनी मेरे परिवार को पैसा देगी। इंश्योरेंस कंपनी ये विश्वास कर रही है कि व्यक्ति बीमा लेते समय सभी सही सही जानकारी दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस इज नॉट इनटैंजिबल प्रोडक्ट। देखिए, टैंजिबल चीज़ें वो होती हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, बीमा या इंश्योरेंस जो है वो दिखता नहीं है, वो एक विश्वास है। ठीक है, इसलिए हम उसको छू नहीं सकते, इसीलिए इसको कहा गया है इनटैंजिबल प्रोडक्ट। ठीक है, अब इंश्योरेंस जो है ये दो तरीके का होता है। पहला होता है लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है सिर्फ इंसानों का बीमा, और इसके अलावा जितना भी बीमा होता है जैसे घर का, गाड़ी का, स्वास्थ्य बीमा, ये सब कुछ होता है जनरल इंश्योरेंस में। ठीक है, अब अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात की जाए तो इस समय इसमें 26 कंपनियां काम कर रही हैं, जिसमें से 25 प्राइवेट हैं और एक सरकारी। जनरल इंश्योरेंस में बात करें तो 34 कंपनियां काम कर रही हैं, जिसमें से 30 प्राइवेट हैं और 4 सरकारी हैं। ठीक है, अब ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस, ये भारत की सबसे पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, और पहली जनरल इंश्योरेंस या नॉन लाइफ इंश्योरेंस जो है वो ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी थी। ठीक, बॉम्बे म्यूचुअल अश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड, ये पहली भारतीय बीमा कंपनी थी जो 1870 में मुंबई में स्थापित की गई थी। ठीक है, और मौजूदा समय में जितनी कंपनियां काम कर रही हैं उनमें से सबसे पुरानी कंपनी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है, जो कि 1906 में बनी थी। ठीक है, अब हम लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो उसमें जो इकलौती सरकारी कंपनी है उसके बारे में जानते हैं। इसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय जीवन बीमा निगम। ठीक है, देश आज़ाद होने के बाद कई सारी कंपनियां काम कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोगों के फ़ायदे के बजाय अपने फ़ायदे को ज़्यादा तवज्जो दे रही थी। इसीलिए भारत सरकार ने 250 से अधिक कंपनियों को आपस में विलय कर कर भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना करी 1 सितंबर 1956 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके सीईओ या इसके चेयरमैन कहें तो वो हैं सिद्धार्थ मोहंती। ठीक है, 1991 में जब मनमोहन सिंह हमारे वित्त मंत्री थे तो उन्होंने एलपीजी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी। इसका फुल फॉर्म था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, मतलब बाहरी कंपनियां इंडिया में आके काम कर सकती हैं। तो वो कंपनियां किस नियम, किस ढर्रे के तहत यहाँ पर काम करेंगी, इसके लिए भारत सरकार ने मल्होत्रा कमेटी का गठन किया, और इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 1999 में संसद में आईआरडीए एक्ट पारित हुआ, और सन 2000 में आईआरडीए की स्थापना हुई, जिसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। इसके चेयरमैन देबाशीष पंडा हैं, और इनके पास एक आईजीएमएस पोर्टल है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति आईआरडीए के पास शिकायत दर्ज कर सकता है। इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम। अब शिकायत निवारण के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इंश्योरेंस ओम्बड्समैन क्या होता है।
इंश्योरेंस ओम्बड्समैन का मतलब होता है बीमा लोकपाल। बीमा लोकपाल के पास अगर हम जाते हैं अपने दावे से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए, तो वहाँ पर हमें कोई फीस जमा नहीं करनी होती, कोई एडवोकेट नहीं करना होता है, और 50 लाख तक के जो दावे होते हैं वो वहाँ पर देखे जाते हैं। अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो उस समय आपका केस कहीं और विचाराधीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कंपनी के क्लेम रिजेक्ट करने के 1 साल के अंदर आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एक बार आपका केस एक्सेप्ट हो गया तो 3 महीने के अंदर इनको फैसला सुनाना होता है, लोकपाल को फैसला सुनाना होता है। और एक बार फैसला आने के बाद कंपनी को उस पर 30 दिनों के अंदर एक्शन लेना होता है, ठीक है। अगर कोई कंपनी या कोई व्यक्ति लोकपाल के दिया गया द्वारा सुझाव से या उनके जजमेंट से अगर संतुष्ट नहीं है तो वो आगे कोर्ट में अप्लाई कर सकता है। इंश्योरेंस सेक्टर में कोर्ट को फोरम बोलते हैं। तो यहाँ पर 3 तरह के फोरम होते हैं। पहला होता है डिस्ट्रिक्ट फोरम, दूसरा स्टेट फोरम और तीसरा नेशनल फोरम। डिस्ट्रिक्ट फोरम की जो लिमिट होती है वो 1 करोड़ से कम होती है, स्टेट फोरम की लिमिट होती है 1 करोड़ से 10 करोड़ और नेशनल फोरम की लिमिट होती है 10 करोड़ से अधिक, ठीक। फिर हम बात करते हैं फादर ऑफ इंश्योरेंस की। तो प्रोफेसर सोलोमन ह्यूबनर को फादर ऑफ इंश्योरेंस कहा गया है। साथ ही साथ सर निकोलस बर्बन को फादर ऑफ मॉडर्न इंश्योरेंस कहा गया है, ठीक है। और जो हमारे प्रोफेसर सोलोमन ह्यूबनर हैं, इन्होंने सबसे पहले ह्यूमन लाइफ वैल्यू HLV को बताया था कि HLV क्या होती है, ठीक है। ह्यूमन लाइफ वैल्यू का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितना बीमा ले सकता है या अधिकतम उसे कितने का बीमा मिल सकता है, ठीक है। तो HLV निकालने का तरीका होता है कि आप अपनी इनकम में से, अपनी आय में से अपने खर्चों को माइनस कर दीजिए और उसको भाग कर दीजिए फ्यूचर रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि आप अगर अपनी इनकम में से अपने खर्चों को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो बचेगा क्या? आपकी सेविंग। तो हम कह सकते हैं कि ये चीज़ आपकी सेविंग अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर होगी। अब मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि एक आदमी है जो 15,000 रुपये महीना कमाता है और 10,000 रुपये महीने का खर्च कर देता है। अगर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या होगी? 15,000 रुपये वो महीने का कमा रहा है तो साल का कमाएगा 1,80,000। भाई 15,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10,000 महीने का खर्चा कर रहा है तो 12 महीनों में वो 1,20,000 खर्च करेगा, ठीक है। इस पूरी वैल्यू को आप 5% से डिवाइड कर दीजिए तो आपको वैल्यू मिल रही है 12 लाख रुपए की। इसका मतलब ह्यूमन लाइफ वैल्यू है उसकी 12 लाख, अर्थात वो अधिकतम अधिकतम 12 लाख रुपए तक का बीमा ले सकता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं टर्मिनोलॉजी की। तो सबसे पहले आती है बात सम एश्योर्ड की। सम एश्योर्ड का मतलब होता है आप कितने का बीमा ले रहे हैं, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ठीक है। उस बीमे पर कितनी किस्त अदा कर रहे हैं वो कहलाती है आपकी प्रीमियम। तीसरा होता है टर्म, कितने समय के लिए आप बीमा ले रहे हैं, ये कहलाता है कि कितने समय के लिए आपने बीमा लिया हुआ है, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल, ठीक है। फिर चौथा होता है प्रीमियम पेइंग टर्म। इसका मतलब कि जितने समय के लिए आपने बीमा लिया है उसमें से कितने समय तक आपको किस्त अदा करनी है। मान लीजिए कि 20 साल का बीमा लिया है, हो सकता है 10 साल जमा करना हो सकता है 15 साल जमा करना हो सकता है कि पूरे 20 साल जमा करना हो। तो PPT और टर्म सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी, ठीक है। फिर बात आती है मैच्योरिटी की। मैच्योरिटी का मतलब समय पूरा होने के बाद कितना पैसा मिलेगा। तो उसको निकालने का तरीका होता है कि सम एश्योर्ड, जितने का आपने बीमा लिया है वो, प्लस टर्म इंटू सिंपल रिविजनरी बोनस, मतलब जितने समय के लिए आपने बीमा लिया है वो अवधि को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें बोनस रेट से, ठीक है। और लास्ट में आता है फाइनल एडिशनल बोनस। फाइनल एडिशनल बोनस या FAB जो होता है ये तभी मिलता है जब कोई व्यक्ति 15 साल तक पैसा जमा करता है। अगर 15 साल से कम जमा करेगा तो FAB नहीं मिलेगा। बेसिकली FAB जो होता है ये एक एडिशनल बोनस होता है, एक अतिरिक्त बोनस होता है जो LIC देती है अगर कोई भी पॉलिसी होल्डर 15 साल या उसके ऊपर की पॉलिसी लेता है तो। फिर बात आती है डेथ की, मतलब मृत्यु। तो डेथ जो है वो 2 तरीके से हो सकती है, नेचुरल या एक्सीडेंटल। नेचुरल डेथ की बात करें तो सम एश्योर्ड
जितना हमने बीमा लिया होगा वो तुरंत मिल जाएगा। साथ ही साथ जितने साल पॉलिसी चली होगी उतने साल का हमको बोनस मिल जाएगा, और अगर 15 साल से ज़्यादा हो चुका है तो एफए भी मिल जाएगा। ठीक है। एक्सीडेंटल के केस में हमारा सम एश्योर्ड डबल हो जाएगा। साथ ही साथ जितने साल का बोनस वो मिल जाएगा, और अगर 15 साल से ज़्यादा है तो एफए भी मिलेगा। ठीक है। नॉमिनेशन की अगर हम बात करें तो अगर व्यक्ति की शादी नहीं हुई है तो वो अपने माता पिता को नॉमिनी बना सकता है। अगर माता पिता नहीं है तो उस केस में भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, किसी को भी वो नॉमिनी बना सकता है। ठीक। या फिर वो एक डिक्लेरेशन देने के बाद किसी को भी नॉमिनी बना सकता है। दूसरा ऑप्शन आता है कि उसकी शादी हो गई है। अगर शादी हो चुकी है तो माता पिता, पत्नी और बच्चे, इनको नॉमिनी बना सकता है। इनके अलावा किसी को नॉमिनी बनाएगा तो उस केस में उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ठीक है। माइनर के केस की बात करते हैं। अगर हमारा नॉमिनी नाबालिग है, 18 साल से कम है, तो उस केस में नॉमिनी के बालिग होने तक एक अपॉइंटी घोषित किया जाता है, एक नियोक्ता घोषित किया जाता है, जिसे पैसे की देखभाल करनी होती है जब तक वो नॉमिनी बालिग नहीं हो जाता। ठीक है। आप अगर अपनी पॉलिसी को गिरवी रखकर उस पर लोन लेते हैं तो ये कहलाता है असाइनमेंट। इसमें क्या होगा कि जो भी पॉलिसी होल्डर है उस पॉलिसी होल्डर के सारे राइट्स लोन देने वाली कंपनी को ट्रांसफर हो जाते हैं। जो कंपनी लोन देगी उसे सारे राइट्स ट्रांसफर हो जाएंगे। जो नॉमिनी उसने बनाया है उस नॉमिनी का नाम बदल कर उस कंपनी का नाम आ जाएगा। ठीक है। अगर उसकी मैच्योरिटी होगी तो वो भी पैसा उस कंपनी को जाएगा। कहने का मतलब है जितनी भी कंडीशंस जुड़ी होंगी उस पॉलिसी से वो सब कुछ ट्रांसफर हो जाएंगी। अगर वो समय रहते उस पॉलिसी को छुड़ा लेता है या उस पॉलिसी का पैसा अदा कर देता है तो वो पॉलिसी के जितने राइट्स हैं वो वापस उस व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाते हैं। ये कहलाता है असाइनमेंट। ठीक है। फिर बात आती है लोन की। तो लोन आप आज की डेट में किसी भी पॉलिसी में 1 साल बाद लोन ले सकते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से आप किसी भी पॉलिसी को 1 साल बाद सरेंडर कर सकते हैं। ठीक। अगर मान लेते हैं कि आपने लोन लिया और आप उस लोन को अदा नहीं कर रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका ब्याज और मूलधन मिलाकर आपकी पॉलिसी के अमाउंट से ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे केस में आपकी पॉलिसी जब्त हो जाएगी और उसे हम कहते हैं फोरक्लोजर। नेक्स्ट आता है हमारा फ्री लुक या कूलिंग ऑफ पीरियड। पॉलिसी लेने के बाद एक अतिरिक्त समय दिया जाता है पॉलिसी होल्डर को, जिसमें वो डिसाइड करता है कि क्या मुझे पॉलिसी को बदलना है या मुझे पॉलिसी को कैंसिल कराना है। ठीक है। ये जो अवधि होती है ये 30 दिन की होती है, और 30 दिन के दरमियान वो अपनी पॉलिसी को कैंसिल या चेंज कर सकता है। ठीक है। इसे कहते हैं फ्री लुक या कूलिंग ऑफ पीरियड। फिर बात आती है ड्यू डेट। एक बार बीमा होने के बाद बीमा जमा करने की, मतलब प्रीमियम जमा करने की जो अगली तारीख होती है उसे हम कहते हैं ड्यू डेट। जैसे मान लिया कि किसी व्यक्ति ने 1 जनवरी को बीमा कराया और तिमाही मोड पे बीमा हुआ था, तो अगली किस्त जो होगी वो 1 अप्रैल को जमा होगी। अगर छमाही बीमा कराया होता तो 1 जुलाई को जमा होती, और अगर सालाना कराया होता तो अगले साल 1 जनवरी को जमा होगी। तो ये जो तारीख है इसे कहते हैं ड्यू डेट। फिर आता है ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड का मतलब ये है कि ड्यू डेट के बाद एक अतिरिक्त समय दिया जाता है जिसमें आप अपनी पॉलिसी का पैसा जमा कर सकते हैं। मंथली में ये 15 दिन का होता है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली में होता है 30 दिन का। आगे बात करते हैं लैप्स। अगर मान लेते हैं कि आपने अपनी पॉलिसी का पैसा ग्रेस पीरियड के अंदर जमा नहीं किया तो उस केस में आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, और लैप्स पॉलिसी पर कोई भी क्लेम नहीं मिलता है। पॉलिसी लैप्स हो जाने पर व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है। अगर पॉलिसी बंद हो गई है तो आप उसका रिवाइवल करवा सकते हैं, उसको दोबारा से शुरू कर सकते हैं। जो आपकी आखिरी ड्यू डेट होगी उस ड्यू डेट से अगले 5 साल के अंदर आप अपनी पॉलिसी को दोबारा रिवाइव करवा सकते हैं। अगर 6 महीने के अंदर करवाते हैं तो उस केस में आपको कोई भी फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन पैसा जमा करके
दोबारा शुरू कर सकते हैं। 6 महीने के बाद आपको पूरा रिवाइवल फॉर्म वगैरह भरकर जमा करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं राइडर की। तो राइडर बेसिकली 4 तरीके के होते हैं। पहला होता है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, मतलब एडीबी राइडर। इसमें दुर्घटना होने पर अगर मृत्यु हो जाए तो सम एश्योर्ड का डबल पैसा मिलता है, जैसे हमने पहले देखा था। और ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ पीपीटी पर लागू होता है। मतलब अगर 20 साल की पॉलिसी है और 10 साल पैसा जमा करना है तो 10 साल तक ही लाभ मिलेगा, 11वें साल से इसका लाभ खत्म हो जाएगा। दूसरा होता है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, ADDB। इसमें दुर्घटना में मृत्यु और दुर्घटना में विकलांगता दोनों को ऐड किया गया है। अगर मृत्यु होती है तो सम एश्योर्ड का डबल पैसा मिलेगा, अगर विकलांगता होती है तो आगे के सारे प्रीमियम माफ़ हो जाएंगे। सम एश्योर्ड का 10% हर साल मिलता रहेगा जब तक पॉलिसी मैच्योर नहीं होती, और जब मैच्योरिटी होगी तो वो अलग से दी जाएगी। ठीक। तीसरा होता है टर्म राइडर। अगर कोई व्यक्ति अपना रिस्क कवर बढ़ाना चाहता है, अगर वो चाहता है कि उसके ना रहने पर उसके परिवार को ज़्यादा पैसा मिले और इसके लिए वो कम प्रीमियम में अपना रिस्क कवर बढ़ाना चाहता है, तो वो अपनी पॉलिसी में टर्म राइडर ऐड कर सकता है। चौथा प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, PWB राइडर। बच्चों की पॉलिसी में, क्योंकि बच्चे के नाम से पॉलिसी होती है लेकिन किस्त उसके माता पिता जमा करते हैं, या यूँ कहें कि उसके पिता जमा करते हैं, ऐसी स्थिति में अगर पिता को कुछ हो गया तो बच्चे की किस्त कौन जमा करेगा? बच्चे के जो सपने हैं अधूरे रह जाएंगे। जो उसके फादर ने, उसके पिता ने उसके लिए, उसके पढ़ाई के लिए, उसकी शादी के लिए जो सोचा था वो सपना पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसे केस में हम बच्चों की पॉलिसी में PWB राइडर देते हैं, ताकि अगर पिता को कुछ हो जाए तो आगे की सारी किस्तें माफ़ हो जाती हैं, और जब समय पूरा होगा तब उस समय बच्चे की पढ़ाई या शादी के लिए पैसा मिल जाए।